नमस्ते बच्चों। बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्रियात्मक प्रबंध फंक्शनल मैनेजमेंट। आपको ट्रेनिंग के संबंध में जानकारी दी थी। प्रशिक्षण किसे कहते हैं, क्या उसके अर्थ हैं और क्या उसकी उद्देश्य हैं और क्या उसका प्रशिक्षण का क्या आवश्यकता है, उसकी महत्व। अब प्रशिक्षण के सिद्धांत, किन सिद्धांतों पर ये कार्य करता है। अमेरिका के राष्ट्रीय औद्योगिक बोर्ड के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, उनको देखिए पहले, तो फिर अन्य सिद्धांतों की जानकारी लेंगे। तो उसके सामान्य सिद्धांत क्या है। प्रबंधकों को प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं आवश्यकताओं का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण की प्रविधि तथा प्रणालियां प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो प्रशिक्षण का पहला और महत्वपूर्ण जो मूल उद्देश्य वो ये है कि प्रबंधकों को प्रशिक्षण के उद्देश्य यानी क्या उद्देश्य उसके, जो हमने आपको अभी बताए थे, और उनकी जो आवश्यकता है यानी जो उसके मूल आवश्यकता और उद्देश्य, उनकी भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण की जो भी प्रविधि हैं, जो भी मेथड्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हैं, जो भी तकनीकी हैं, उनका भी प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिन विधियों से, उनका पर्याप्त ज्ञान हो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनका क्या उपयोग है उसकी संस्था की और उस कार्य के संबंध में उनके आधार पर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्य तो क्या करना होता है, प्रशिक्षण क्या दे रहे हैं। तो इसका जो मूल उद्देश्य वो यही है कि ट्रेनिंग की जो कार्य किया जाता है उनके आधार पर ही उनको, उन विधियों के आधार पर ही उनको अपनाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को संगठन में उपलब्ध सभी स्तरों पर कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वो ये भी होना चाहिए कि जितने भी प्रशिक्षण ले रहे हैं उन प्रशिक्षणार्थियों को जो संगठन में, उसमें जो भी उनके पास उपलब्ध संसाधन है उसके सभी स्तर हैं, नीचे के स्तर, मध्यम स्तर या उच्च स्तर, उन सभी पर कार्य करने का भी उन्हें अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस कार्य के लिए उसको भेजा रहा, लेकिन कम से कम उसके एक या दो नीचे के स्तर और एक दो ऊपर के, बल्कि ऊपर के 2-3 स्तरों के ऊपर तक के प्रशिक्षण देना चाहिए। क्योंकि इससे ये पता रहता है कि हमारे से ऊपर जो अधीनस्थ, हमारे से ऊपर जो अधिकारी हैं वो हमसे क्या अपेक्षा करेंगे, कि हमें कैसा कार्य करना चाहिए। साथ में हमें ये भी जानकारी रहे कि हमारे से अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं और वो किस तरह से उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो प्रशिक्षण में जो भी स्तर होते हैं उपलब्ध संगठन में, कम से कम मध्यम और निम्न स्तर की, उनकी जानकारी देना आवश्यक होता है। प्रशिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं एवं नीतियों का मूल्यांकन कर सुझाव देते रहना चाहिए। यानी कि जब भी प्रशिक्षक जो ट्रेनिंग करवाता है उसको प्रशिक्षण की जो भी आवश्यकता है और उनकी जो नीतियाँ हैं उनका मूल्यांकन करके ही सुझाव देते रहना चाहिए। जब कोई भी संस्था है या उपक्रम है उसमें जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो प्रशिक्षणार्थियों की और उस उपक्रम या संगठन की जो भी आवश्यकता है और वहाँ की जो नीतियाँ हैं, उद्देश्य हैं, उन चीज़ों का भी एवोल्यूशन करके ही ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को पता रहे कि हमें किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रशिक्षण व्यवसाय एवं संस्था की आवश्यकता एवं प्रकृति के अनुरूप ही होना चाहिए। जब भी ट्रेनिंग दी जाती है तो जिस कार्य के लिए उनको तैयार किया जाता है वो, और जो संस्था है उसकी आवश्यकता और प्रकृति, यानी संस्था के क्या आवश्यकता है जिनकी पूर्ति उनके द्वारा की जाएगी ट्रेनिंग के द्वारा, और उस संस्था की कैसी प्रकृति है, यानी वहाँ कार्य करने की कार्य दशा कैसी है, तो उनके संबंध में भी उन्हीं के अनुरूप प्रशिक्षण देना चाहिए। तो ये प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं बारीकी से। इसके कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, उनको भी देखिए। प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति पर बल देना चाहिए। अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति से तात्पर्य होता है कि समय समय पर ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए, यानी कि लंबा समय नहीं होना चाहिए, जिससे कि कार्य मतलब कर्मचारी में अनावश्यक एक ऊब आ जाती है, कार्य के प्रति एक अनाकर्षण हो जाता है। एक तरह से आप ये समझिए कि उस कार्य के प्रति विकर्षण हो जाता है। उससे एक तरह से ये हो जाता है कि भाई कि मैं ऊब गया हूँ इस कार्य से,
तो उनको एक तरह रेफरेंस होना चाहिए, रिफ्रेश करने के लिए उनको ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति पर बल देना चाहिए कि बार बार ट्रेनिंग किया जाए ताकि वो थोड़े अपडेट हो तो सके, नई नई टेक्नोलॉजी से अपडेट हो, जानकारी से अपडेट हो, कर्मचारियों से मिलने से अपडेट हो, उनका थोड़ा सा मूड ठीक हो और उनमें एक नई नई चीज़ों के प्रति जागरूकता हो, तो एक नई ऊर्जा से भर के आएंगे। तो इसके लिए प्रशिक्षण में ज़्यादा समय अंतराल भी नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों को सक्रिय भागीदारी पर भी बल देना चाहिए, जिससे नवीन विचार और रचनात्मकता का विकास हो पाए और उनकी प्रगति की उनकी जानकारी देते रहना चाहिए। यहाँ सक्रिय भागीदारी के साथ तात्पर्य है कि जब ट्रेनिंग करवाई जाती है तो उनको भी कुछ कार्यभार सौंपना चाहिए, जैसे कि उनमें ग्रुप बना देना चाहिए, समूह बना देना चाहिए, समूह में से एक को ग्रुप लीडर बना देना चाहिए। उनको कोई विशेष प्रकार की इकाइयाँ देनी चाहिए कि भैया आपको ये इतने समय में उत्पादित करनी है। फिर उनके संबंध में उनमें उनकी क्रिएटिविटी और नए नए विचार हैं वो छन के आएंगे। बाद में और अन्य समूह को भी इसी तरह का कार्य देना चाहिए। फिर तो उनमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि भाई कि एक जैसा ही उत्पादन कार्य तुमको दिया, इन्होंने इतनी इकाई उत्पादित की, इन्होंने इतनी की, तो उनमें एक तरह से जब तुलनात्मक और प्रतियोगात्मक भाव होगा तो स्वाभाविक रूप से एक नए विचार और रचनात्मकता का विकास होगा, जो उनकी प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनकी सक्रिय भागीदारी को भी अपनाना चाहिए। अगला है प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्रमबद्धता, अनुप्रेरणा, संबल और व्यक्तिगत भिन्नता के साथ सीखने के अनुप्रेरक तत्वों पर बल देना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जब प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें क्रमबद्धता यानी तरीके से चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आज ये हो गया, कल ये सिखाया, परसों वो सिखाया। हमको बारीकी से नीचे के स्तर से धीरे धीरे से सीरीज बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए और वह कर्मबद्धता ऐसी हो जिससे आदमी आगे सीखने के लिए अनुप्रेरित होता जाए और प्रेरित होता जाए, उसको एक नया बल मिलता जाए। और विभिन्न प्रकार की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, साथ में विभिन्न प्रकार की योग्यता और क्षमता होती है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रुचि होती है, तो उन व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ में भी उसको तालमेल बैठा करके उसको सीखने पर बल देना चाहिए। तो प्रशिक्षण में क्रमबद्धता भी होनी चाहिए और व्यक्ति भिन्नताओं के साथ सीखने पर बल देना चाहिए, क्योंकि सामूहिक रूप से उनको काम करना होता है। तो ऐसे में आवश्यक है कि उनके संबंध विकसित हों। प्रशिक्षण का कार्यक्रम और उद्देश्य पहले से ही सुस्पष्ट और निर्धारित किए होने चाहिए। जब भी हम ट्रेनिंग कार्यक्रम तय करते हैं तो पहले से ही गोल उसके तय होने चाहिए कि हमको इतने समय में ये प्रशिक्षण कार्य करना है, ये आधारभूत प्रशिक्षण है, ये 3 महीने में करना है, इसके बाद में ये कार्य पर प्रशिक्षण है, ये 2 महीने का है, इसके बाद में इसको बाहर का प्रशिक्षण है। इस तरह से प्रशिक्षण का सारा कार्यक्रम पहले से ही तय और स्पष्ट होना चाहिए, निर्धारित किया होना चाहिए, जिससे कि कर्मचारी पहले से इसके प्रति जागरूक रहें और उनमें अनावश्यक भटकाव भी उत्पन्न न हो, न अनावश्यक कोई संदेह उत्पन्न हो। प्रशिक्षण से पूर्व योग्यता एवं क्षमता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस कार्य के लिए ट्रेनिंग दी जाती है या जिस कार्य को उनको तैयार किया जाता है, तो उन कर्मचारियों की योग्यता और उनकी क्षमता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि उसकी तरह वो योग्य नहीं है या उनमें से ऐसी क्षमता नहीं है, तो उनके उसको विकास करना चाहिए या फिर उसमें कुछ और नई तकनीकियों को अपनाना चाहिए। तो ये प्रशिक्षण के उद्देश्य थे, सिद्धांत थे प्रशिक्षण के, जो सामान्य सिद्धांत हैं अमेरिका के राष्ट्रीय औद्योगिक बोर्ड ने निर्धारित किए थे, और उनके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत हैं जो आपको बताए गए थे। तो ये प्रशिक्षण के सिद्धांत उद्देश्यों की तरह ही होते हैं जिनके आधार पर कार्य किए जाते, कर्मचारी को तैयार किए जाते हैं।